हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान दिया और उसमें ये कहा कि जो प्रदेश की वित्तीय हालात है, उससे ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं और इसके लिए पूर्व सरकार को उन्होंने दोषी ठहराया है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पूर्व सरकार पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि कंगाली की हालात पर प्रदेश को छोड़ दिया, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, कर्मचारियों के डीए, एरियर वो तक पूर्व सरकार नहीं दे पाई थी, श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं। इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? और देखिए, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी गलत तथ्यों को सामने रख रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। क्या उनको इस बात का आभास नहीं है कि हिमाचल में आज से नहीं, कई वर्षों से जो भी सरकारें रही हैं, मुझसे पहले भी और हमारी भी, कर्ज की वजह से एक बहुत बड़े संकट के दौर में से हिमाचल की परिस्थिति आर्थिक रूप से गुजर रही है। और क्या वो भूल गए इस बात को कि जब हिमाचल प्रदेश 5 वर्ष पहले हमको मिला था, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण था। और उस वक्त सरकार कौन सी थी? कांग्रेस की सरकार थी और इनके ही सबसे वरिष्ठतम नेता प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारा दौर चलता रहेगा, लेकिन हमको आगे बढ़कर के काम करना है। लेकिन विचित्र स्थिति मुझे तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री जी पहले कहने लगे कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा, और कुछ दिनों से अब उन्होंने इस आंकड़े को बढ़ा करके 95,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं। और आपकी जानकारी के लिए आप वित्त विभाग से थोड़े आंकड़ों का हिसाब ले लें। हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, हमारे कार्यकाल में दिसंबर के महीने तक जो कुल कर्ज था वो 69,600 करोड़ रुपीस था। न 70,000 करोड़ था, ना ही 75,000 करोड़ था, और ना ही 95,000 करोड़ था। और अब विचित्र साहब से बड़ा एक ये नया एक अर्थमेटिक किसी ने उनको समझाया कि जो कर्मचारियों की जो देनदारी रही हैं, उनके एरियर्स रहे हैं, उनकी डीए की किस्तें रही हैं, और जो आपने इंस्टीट्यूशन खोले हैं इस पर 5,000 करोड़ रुपए और खर्च होगा, इस सबको भी मिला करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालो। ये कभी भी आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार के आंकड़ों को जो है वो प्रस्तुत नहीं किया जिस प्रकार से वर्तमान में वो कर रहे हैं। और जहां तक प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति, इसके बारे में वो हिमाचल प्रदेश में वर्षों से राजनीति में है, और मुझे लगता है कि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और अच्छी नहीं है और कर्ज लेकर के हम सरकार चला रहे हैं, इस बात का हिमाचल का हर व्यक्ति जानता है। और मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने कर्ज लिया 5 वर्ष में, लगभग 20,000 करोड़ के करीब, उतना कर्ज कांग्रेस ने लिया। 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी, और हमने उस वक्त लिया जब कोविड का इतना बड़ा संकट आया। तो इसलिए उनको इस बात को समझना चाहिए, ये कर्ज का रोना लोग एक समय तक सुन सकते हैं, लेकिन इसको बार बार आप कहते रहेंगे और काम सारे रोक देंगे, काम सारे बंद कर देंगे, सब जगह ताला लटका देंगे, तो ये उचित नहीं होगा। मेहरबानी करके काम करिए। और प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में सब प्रदेशवासी अच्छी तरह से अवगत हैं। ये गलत आंकड़े जो प्रस्तुत करने की बार बार कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है और काम करने के लिए आगे करना चाहिए। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि हमें बार-बार कर्ज लेना पड़ेगा, कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी
लोन को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ सकता है। आप भी सत्ता में रहे हैं। आपको लगता है कि जो प्रदेश की स्थिति है, क्या कर्ज ही वास्तव में एक ज़रिया हो सकता है विकास का, या रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ जो है पूर्व की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया लंबे समय से? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जब से हिमाचल अस्तित्व में आया है 10 बार सत्ता में रही है। भारतीय जनता पार्टी से लगभग दुगनी बार कांग्रेस सत्ता में रही है। और स्वाभाविक रूप से अगर ये कर्ज की अगर हम बात कहें तो ये शुरुआत कांग्रेस के ही दौर से हुई थी। और आज हिमाचल प्रदेश में आज कर्ज के तले इस कदर जब दब गया है, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो जो लंबे समय हिमाचल प्रदेश में सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, वो दोषी है। उनको अपने नेतृत्व को भी और अपने आप को भी इस बात को समझना चाहिए कि उनकी वजह से ये कर्ज है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति है, एक विचित्र स्थिति उनने सामने रख दिए लोगों के भी। हमारी हिमाचल की स्थिति जो है अब श्रीलंका जैसी बन गई है। और श्रीलंका के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं कि क्या है। कई लोग हमको ही पूछ रहे हैं कि भी श्रीलंका में क्या हुआ। और मैं समझता हूँ ये भी उचित नहीं है जिस प्रकार से वो एक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं ये हिमाचल को का कंपैरिजन श्रीलंका के साथ। श्रीलंका में तो ये स्थिति है कि वहाँ नौकरियां बंद हो गई हैं नौजवानों के लिए। कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। जो कर्मचारी रिटायर हुए उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। विकास के कार्य सारे अवरुद्ध पड़े हैं, आधे अधूरे जहां कहां पहुंचे वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में क्या ये कह करके वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में हमारे पास काम करने के लिए पैसे नहीं है? और एक तरह की शुरुआत उन्होंने कर दी है। संस्थान बंद करने की प्रक्रिया उन्होंने इस प्रकार से कर दी कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है कि हमने बहुत अनर्थ किया है। 1 अप्रैल 2021 से खुले हुए संस्थान जहां डॉक्टर्स बैठे हुए थे, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही थी, वहां डॉक्टर की जगह अब ताला लगा हुआ है। तहसील खुली थी, तहसील में वहां पर सारे लोगों की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से जो काम होने थे वो सारे काम हो रहे थे। लेकिन अब वहां पर तहसीलदार की जगह वहां पर ताला लगा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के डिवीजन खोले थे, डिवीजन में वहां पर सड़कों के और पुलों के विकास कार्य के लिए जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन आज वहां पर ताले लटका दिया गया। तो ऐसे में प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। ये सोच कहाँ से किसने इनको दी, किसने ये सलाह दी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन प्रदेश जो है एक बहुत बड़ी उलझन में है कि जो आज से पहले प्रदेश ने कभी नहीं देखा, प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा कि खुले हुए संस्थानों पर ताला लगा देना। ये कभी नहीं देखा। और हिमाचल में हर काम को रोकने की दृष्टि से जो प्रयास हो रहे हैं, ये भी बंद वो भी बंद, तो ऐसी स्थिति कभी भी हिमाचल प्रदेश में हमने देखी नहीं। और इसलिए लोगों के बीच में बहुत तेजी से सरकार के प्रति जो है रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में उनको बहुत बड़ी कठिनाई होगी। सर, जैसे वित्तीय हालात प्रदेश के हैं, तो आपको लगता है कि जो इनकी 10 गारंटियाँ हैं वो पूरी हो पाएँगी? हालाँकि एक गारंटी का ज़ोर दावा किया जा रहा है कि ओपीएस हमने जो है पहली गारंटी हमने पूरी कर दी है और 4 सालों में बाकी 10 गारंटियाँ भी पूरी करेंगे। देखिए, अभी ओपीएस के बारे में उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम पूरा करेंगे इसको। लेकिन पहली कैबिनेट में क्या किया? घोषणा की। लेकिन आपका फॉर्मूला क्या है? कब से करेंगे? कितने लोग उसमें शामिल होंगे? और इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? सारी चीज़ों को लेकर के इसका फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें अभी तक लोगों के सामने स्पष्ट नहीं है। अब टालने की कोशिश पहली इनने सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के दिनों में सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, इसके लिए उनने ये सारी बातें की। अब संकट में अपने आप महसूस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में महिलाओं को हम 1500 रुपये उनके खाते में डालेंगे जो 18 से 60 साल की आयु की हैं। अब वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं, पहली कैबिनेट तो हो गई, उसमें तो हुआ नहीं। और वित्त विभाग के अधिकारियों को ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि ये करना है करना है। वो पूछ रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। जब ये पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये मुझे मालूम नहीं, आप इंतजाम करिए।
सरकार में आने के बाद 3 रुपए डीजल की उनने उसकी कीमत बढ़ा दी, वैट बढ़ा दिया। और डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब है कि पूरी सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। गरीब लोगों के लिए सब चीजें महंगी होंगी, चाहे वो आटा है, राशन है, दाल है, चाहे वो कोई भी काम है। तो ऐसे में क्या गरीब लोगों ने उनके लिए वोट नहीं दिया है? और कह रहे हैं हमने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करनी है, इसलिए हमने 3 रुपए डीजल बढ़ा दिया। वाह भाई, हमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन वो गरीब लोग भी कभी पूछेंगे उनको। कर्मचारियों को आप दीजिए, लेकिन गरीब लोगों को के ऊपर बोझ डाल करके मत करिए। ये सारी चीज़ों का जवाब देने में बहुत बड़ी कठिनाई होगी इनको। और उसके बाद सारी चीज़ें, जहाँ संस्थान बंद करने की बातें, संस्थान बंद करने के साथ साथ में विधायक क्षेत्र विकास निधि को बंद करने की बातें, तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जन विरोधी हैं, जिसका विरोध करेंगे। सर, जो सीपीएस बनाए गए हैं 6, उसको लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि भाजपा कोर्ट भी जा सकती है। क्या ऐसा भाजपा की तरफ से तय किया गया है, या आपको लगता है कि ये असंवैधानिक जो है नियुक्तियां हुई हैं? देखो, मैं अभी उस सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं अनेक निर्णय उसमें आ चुके हैं, और उन नियुक्तियों को अभी तक उनने उचित नहीं माना है। सर, इसके अलावा जिस तरह से अडानी को लेकर एक विवाद चल रहा है, संसद में भी गतिरोध हमने देखने को मिला, और जिस तरह से वहाँ पर तस्वीरें भी लहराई गई राहुल गांधी की तरफ से, पूरे इस एपिसोड को किस तरह से देख रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि अडानी जो है मोदी जी के मित्र हैं, इसलिए उनको बेनिफिट ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है। देखो, एक बात को लेकर के, किसी की तस्वीर लहराने से कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता है। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, और नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश के नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और पूरी दुनिया में अगर ईमानदार नेतृत्व के रूप में आज की तारीख में किसी एक व्यक्ति की छवि है, वो नरेंद्र मोदी जी की है। ऐसे में वो फोटो दिखा करके, फोटो तो उनका गहलोत जी के साथ भी है, अडानी का फोटो वाड्रा के साथ भी है, वो फोटो कहाँ रहे, वो क्यों नहीं लाए? अडानी का फोटो दूसरे नेताओं के, कांग्रेस के और नेताओं के साथ है, दूसरी पार्टी का अनेकों नेताओं के साथ है। जो व्यक्ति अपने आप जमानत पर है, उसका सारा परिवार जमानत पर, और ऐसे में वो इस तरह के आरोप लगाए नरेंद्र मोदी जी पर, ये देश कभी न सुनने के लिए तैयार है, न मानने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूं कि बहुत गलत दिशा में उन्होंने ये जो सारी चीजें जो की हैं, और इसका भुगतान कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। यही थे जिनने नरेंद्र मोदी जी को चुनाव की कैंपेन के दौरान बड़े ऐसे अपशब्द बोले थे, बहुत कुछ बोला था उनने, और नारे लगाते, चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाते थे, ठिकाने लगा दिए लोगों ने उनको। और आगे भी आने वाले समय में इस प्रकार के आरोप लगाने के परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे, ये बात है। बिल्कुल, ये थे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और इन्होंने कहा कि जो तस्वीर जो है आज दिखाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो सभी जानते हैं। उनके जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी भी तस्वीरें किस तरह से अडानी के साथ हैं, तो ऐसे में लोगों को गुमराह करने की ये कोशिश हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।